Hello everyone, welcome to biology class of 12th, and today we are going to start human health and diseases. ठीक है, आज फिर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। आपने एक वीडियोस भी देखी होगी और उस वीडियो में हमने डिसीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी और कुछ उसके टाइप्स देखी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में देखा। ठीक है, एक्यूट और किस तरह से वो फैलते हैं, कुछ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फैक्टर्स के बारे में हमने देखा, काफ़ी कुछ आपने देखा। और मैं कुछ आपने कौन कौन से बैक्टीरिया या पैथोजन के थ्रू ये डिसीज़ होती हैं वो भी आपने देखा। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आए देखने वाले हैं जिसका नाम है इम्यूनिटी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे, किसने बताया था वो सब हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? एक जनरल हम बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे अभी बहुत चल रहा है, अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कोरोना मतलब से पॉजिटिव आप तभी होंगे, कोविड पॉजिटिव आपको तभी होगा, है ना, जब कोरोना तभी होगा, या कोविड से पॉजिटिव आप तभी होंगे जब आपकी इम्यूनिटी जो रहेगी वो वीक होगी, या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तभी आपको ये डिसीज़ होगी। या कोई भी जो हमको बीमारियां होती हैं वो बीमारी हमको या डिसीज़ जो होती है वो कैसे होती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है या हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है, वीक होती है, तब हम डिसीज से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कोरोना में भी ऐसी कुछ हमको सुनने में आ रहा है, आए दिन हम सुनते हैं ये सब बातें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है और आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी हमारी कुछ नेचुरल होती है, कुछ इनेट होती है और कुछ हम एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस सब कैसी है, कैसे होती है, कितने इसके टाइप्स हैं, किसने इसके बारे में बताया था, वो सब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है, तो इम्यूनिटी के बारे में हम देखेंगे, जिसको हम पहले डिफाइन करते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू resist pathogen or development of disease. Development of disease is known as immunity. Is known as immunity. ठीक है, क्या बताया मैंने? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू डेवलप होने वाली ऐसी एबिलिटी टू रेजिस्ट पैथोजन, जो उसको पैथोजन से रेजिस्ट करती है, और डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, या उसको डिसीज जो होती है उससे बचाव करती है, रेजिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। और जिस पर्सन में डेवलप होती है, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट दोज पर्सन आर नोन एज इम्यून पर्सन और इम्यून। ठीक है, या इस प्रोसेस को इम्यूनिटी बोला है तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इम्यून पर्सन कहेंगे। ठीक है, जैसे यदि मुझ में यदि कोई इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो मैं इम्यून पर्सन कहलाऊंगा। ठीक है, द प्रोसेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी वाज फर्स्ट डेवलप बाय एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने कब डेवलप की थी? 1978 में उन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप की थी। कौन सी? इम्यूनिटी के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। किसने बताया था भाई? एडवर्ड जेनर। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी वाज फर्स्ट डेवलप बाय एडवर्ड जेनर इन 1978 एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी बात। इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं भाई? किसी भी पर्सन में डिसीज के अगेंस्ट जो हमें एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, आप अच्छा, ये इम्यूनिटी अलग अलग होती है, क्यों अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप की होती है?
क्योंकि सभी पर्सन की रेजिस्टेंस पावर अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग क्या होता है, कुछ बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, है ना। जरा सा भी ठंड बढ़ी, ठंड में जरा सी ठंड बढ़ती है तो उनको कोल्ड कफ हो जाता है, ठीक है। फिर जरा तेज धूप में वो निकलते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। बारिश में जरा से गीले हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आप अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को देखते हैं या आपके साथ जो रहने वाले, आपकी क्लास में जो रहने वाले बच्चे रहते हैं, तो आप देखते हो कुछ बच्चे तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते, या हो सकता है आप बीमार बिल्कुल नहीं पड़ते होंगे, या हो सकता है कि आप हर महीने एक बार बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। और इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करती है, आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज, एंटीजेंस होते हैं, डेवलप होते हैं, कुछ हम एक्वायर्ड करते हैं, कुछ हमारी बर्थ से रहते हैं, ठीक है। तो जो इम्यूनिटी हमारे बर्थ से रहती है उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, जो हम बाहर से हम अडॉप्ट करते हैं उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट एंड एक्वायर्ड, ठीक, वो हम देखेंगे डिटेल में। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है, रेजिस्टेंस पावर अलग अलग होती है हमारी, और ये सब डिपेंड करी भाई हमारी बॉडी के अंदर यदि रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो रही है, कैसे हो रही है। हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ऐसे हम सब्सटेंस फीड करेंगे या उनको हम यूज़ करेंगे, उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, जो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होगी, प्रोटीन्स डेवलप होंगे, कुछ एंटीबॉडीज डेवलप होंगे या रेजिस्टेंस पावर डेवलप होगी। वो हमारा इम्यून सिस्टम तभी स्ट्रांग बनेगा जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे। यदि आप चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो क्या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? नहीं, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे, आपको मिनरल्स आयन वो मिल ही नहीं रहे, है ना। तो ये कैसे आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट पैथोजन और डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इज नोन एज इम्यूनिटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी डिसीज के अगेंस्ट या पैथोजन के अगेंस्ट जो एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1978 एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है? 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स, एक होती है, इसको हम ए कर लेते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी कर लेते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले शॉर्ट में बता देता हूं, फिर डिटेल में देखेंगे हम। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, इन्नेट, ठीक है, मतलब जो बर्थ से होती है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। दोज इम्यूनिटी विच डेवलप्ड बाय बर्थ सिंस बर्थ are known as innate immunity, and those immunity which acquired or adopted from environment or outside, which is known as acquired immunity। जिसको हम अडॉप्ट करते हैं उसको हम क्या करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम बर्थ के बाद हम एक्वायर्ड करते हैं। और जो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है, हमारे बर्थ से इम्यूनिटी डेवलप है कुछ, है ना। कुछ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं या हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होती है ना, बाय बर्थ होती है, वो इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। जो हम बाद में अडॉप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे, पहले इन्नेट इम्यूनिटी को, फिर इसके कौन-कौन से फैक्टर हैं, बैरियर्स हैं, वो देखेंगे, है ना। और उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर उसके भी टाइप्स देखेंगे, ठीक है। आगे समझ में आपको यहाँ तक? तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए हम देखते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स को डिटेल में, ठीक है। इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। आपको मैंने 2 तरह की इम्यूनिटी के बारे में बताया। उनके टाइप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, है ना, और डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो इम्यूनिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कितने टाइप्स की इम्यूनिटी है? 2 टाइप्स की इम्यूनिटी। क्या क्या बताया मैंने? एक आपको बताया इन्नेट इम्यूनिटी, and another one is acquired immunity। ठीक है। इन्नेट मैंने आपको बताया, दो इम्यूनिटी विच डेवलप बाय बर्थ सिंस बर्थ, ठीक है।
या बर्थ टाइम से जो डेवलप होती है उसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि किससे, बाय बर्थ। अब ये बाय बर्थ तो होती है, लेकिन किस तरह से होती है, ठीक है, ये बाय बर्थ तो होती है, लेकिन ये किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ पहले तो सबसे पहले इसमें बैरियर्स होते हैं, कुछ फिजिकल, इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपकी क्लियर हो गया कितने टाइप्स इसके, 2 टाइप्स है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट बाय बर्थ होती है और एक्वायर्ड को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इन्नेट हम देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, बाय बर्थ होने वाले डिसीज को बोलते हैं इन्नेट, सॉरी इम्यूनिटी बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी, इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल होती है, नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। इसको हम और क्या बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से हैं। देयर आर 4 फैक्टर विच रिस्पॉन्स, या यू हैव 4 वेरिएबल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्नेट इम्यूनिटी। 4 barrier which responsible for innate immunity। ठीक है, innate immunity के लिए 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अभी देखें। तो सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, फिजिकल बैरियर। सेकंड हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर देखेंगे हम। थर्ड हम देखेंगे सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। फोर्थ हम देखेंगे साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल बैरियर की हम बात कर लेते हैं। फिजिकल मतलब आप फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, ये किस तरह का ये बैरियर होगा, किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होगी। सपोज हम बात करते हैं स्किन की, ठीक है, या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब फिजिकल बैरियर में काम आएंगे। ठीक है, स्किन, ठीक है। अब ये जो स्किन के थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप होगी फिजिकल बैरियर में, वो किस तरह से डेवलप होगी, तो स्किन के थ्रू इस तरह से, जैसे हमारी स्किन है सपोज, ठीक है, तो हमारी स्किन जो है वो सभी तरह के, स्किन क्या हो गया, हमारे फिजिकल बॉडी का एक पार्ट हो गया। तो स्किन के थ्रू किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जैसे किसी भी पैथोजन का अटैक होगा, है ना, बैक्टीरिया का या वायरस का या किसी पैरासाइट का, प्रोटोजोन्स का, तो हमारी स्किन क्या करेगी, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है, बैरियर का काम करती है, और ये क्या करेगी, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी को डेवलप करेगी। ठीक, आ रहा समझ में आपको? तो ये क्या हो गई, हमारी स्किन क्या हो गई, एक फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। तो हमारी पूरी बॉडी में स्किन है, तो सभी तरह के जो फैक्टर रहेंगे जिसके थ्रू हमको डिसीज होती है, पैथोजेंस जो रहेंगे, उन सभी के अगेंस्ट हमको क्या करेगी, हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप करेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फिजिकल बैरियर, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इसके बाद म्यूकस बैरियर, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे हमारी जो ट्रेकिया है उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या हमारी रेस्पिरेटरी पूरे पाथवे में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, और जो भी सब्सटेंस आ रहा है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, फूड में, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको आगे पहुंचाने का काम करती है, और जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं उनको रिमूव कर देती है। ठीक है, जो फॉरेन सब्सटेंस रहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको रोक देती है और ऑक्सीजन को जाने देती है डिजॉल्व करके। फिर हमारे कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे इसोफेगस में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वो क्या करेगी, फूड मटेरियल को आगे ले जाने का काम करेगी, और जो डस्ट पार्टिकल या जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे काम के नहीं, उनको रिमूव कर देगी। ये इसका काम होता है। ठीक है, इसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर।
फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, सलाइवा, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब सपोज जैसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो रही है या रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है या हम डाइजेशन का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो या एस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पे कुछ बैरियर्स काम करते हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, एसिड इन स्टमक। तो एसिड इन स्टमक का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। तो अब आप सोचेंगे सर एसिडिक एनवायरनमेंट तो हमको हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल क्योंकि हम यदि एसिड को बाहर हमारी बॉडी में यदि स्किन में कहीं गिर जाए तो वो तो हमको हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, वहाँ पे बर्न क्रिएट हो सकता है, लेकिन अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी चलती रहती है और थोड़े समय के लिए स्टमक में रहती है और एसिड रहता है HCl, और वो क्या करता है उसकी प्रेजेंस में, आपने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो HCl की प्रेजेंस में एसिडिक एनवायरनमेंट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती रहती है, तो एंजाइम में वो मिक्स हो जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। और फिर हमारे, आपने ये भी पढ़ा होगा, हमारे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं उन सभी में एक म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, वो लेयर हमको एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे लेयर्स हैं कुछ, वो हमको प्रोटेक्ट करती है। तो ये एसिड क्या करता है, आपने पढ़ा हुआ HCl का एक फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम डिकेइंग, फूड को सड़ने से बचाता है, एंड आल्सो डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। तो जो हमारे फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं अंदर, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, फूड को डिकेइंग से प्रोटेक्ट करते हैं। सलाइवा, सलाइवा जो रहता है ये भी जो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारे माउथ में, जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हो सकता है हमने गंदे हाथ से खाना खा लिया, ठीक है, हमने हाथ नहीं वॉश किया, हमको भूख लगी, हम घर गए, जो हमको मिला खाने को ले लिया, या हम कभी कोई सब्जी वाले आते हैं या कहीं मार्केट में कहीं कुछ लेने जाते हैं, खाने पीने की चीज़ रहती है, हम डायरेक्ट उठा के खा लेते हैं, हमारा हाथ भी गंदा है और वो फ्रूट्स भी गंदा है, ठीक है। टमाटर कई बार हम खा लेते हैं, कई लोग भिंडी ही खा जाते हैं, कुछ नहीं तो, है ना, कुछ लोग मिर्ची खा जाते हैं, तो लोगों का कोई ठिकाना नहीं भैया ना, कुछ भी खा लेते हैं, बस फ्री में मिलना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं, हमको वॉश करके खाना है, हैंड वॉश करके खाना है, सैनिटाइज करके खाना है, और आज के भी एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल हमको ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये सब हमको जो हमारी बॉडी में जाते हैं उससे प्रोटेक्शन, एक अर्लियर एक नेचुरल प्रोटेक्शन होता है जो फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्शन बैरियर में आता है, नेट इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। बाइल जूस का भी आप जानते हैं, बाइल जूस के बारे में भी जानते हैं, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा। तो बाइल जूस जो रहता है, बाइल जूस में जो साल्ट्स वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उनको भी किल करते हैं और फूड को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमने बाइल जूस, एसिड इन स्टमक, सलाइवा, इनके बारे में आपने सीखा। अब सेलुलर बैरियर क्या है, ठीक है, सेलुलर बैरियर क्या है, इसमें मेनली हमारी आती है WBCs की सेल आती है, क्या आती है, WBCs, सेलुलर मतलब सेल के अंदर बनने वाली कुछ ऐसी हमारे बॉडी सेल्स में जो कुछ ऐसी कुछ सेल्स होती हैं, जैसे WBC है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स है। इसमें और क्या क्या है WBC में, किसके टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब चीजें, ये जितनी भी रहती है सेलुलर बैरियर में काम आती हैं और ये हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप करती है अंदर, ठीक है। आपको मालूम है WBC को हम माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन कहते हैं, जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंस अटैक होता है हमारी WBC उनसे फाइट करती है, ठीक है, और उनको किल करती है। आपने देखा होगा कहीं पे हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, कट लग जाता है, ठीक है, तो यदि हम सपोज स्कूल में हैं और हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग गया, सबसे पहले वहाँ पे हमारे WBC सेल आएंगे, ये सब सेल्स, और क्या करेंगे, वो जो भी पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो जर्म्स आएंगे उनसे फाइटिंग करेंगे। तो आप देखते हैं यदि आपने वहाँ पे कुछ मेडिसिन नहीं लगाई है, कुछ ट्यूब नहीं लगाया, तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगाई है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एक पस टाइप का दिखता है। तो पस में क्या रहता है, कुछ फॉरेन सब्सटेंस जो पैथोजन थे या जर्म्स थे वो बैक्टीरिया वगैरह, और कुछ हमारी WBC की सेल्स उस फाइटिंग में किल हो जाती है, वो पस के फॉर्म में रहती है। फिर हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, उसको साफ करते हैं डिटॉल से, है ना, या जो भी हम ट्यूब लगा रहे हैं उससे, है ना। तो ये WBC सबसे पहले वहाँ पे फाइट करेंगे, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन भी कहते हैं इसीलिए,
ये हो गया सेलुलर बैरियर। एक होता है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होता है कि सपोज हमारी एक सेल है, ठीक है, और इस पे एक वायरस का अटैक हुआ। किसका अटैक हुआ? वायरस का अटैक हुआ। तो वायरस का अटैक हुआ तो ये हम डिसीज अफेक्टेड हो जाएंगे। तो हमारी यहाँ पे सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज जो रहती हैं सेल में, जो एंटीजेंस रहते हैं, एंटीबॉडीज रहते हैं, वो उस वायरस को किल करते हैं और हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी जो रहती है वो उस वायरस से सबसे पहले हमको उस एंटीबॉडीज की प्रेजेंस के कारण क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और उसको वायरस को किल करके हमको डिसीज से फ्री करेगी, जिसको कहते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। तो ये थे 4 टाइप्स के बैरियर, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, है ना। तो फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस मैंने बताया मैंने। फिजियोलॉजिकल में एसिड इन स्टमक, सलाइवा, जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू कुछ डेवलप होती है। सेलुलर बैरियर में WBC सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, कुछ डेवलप रहती है जो हमको फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, इसलिए इनके नंबर्स कम हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। साइटोकाइनिन बैरियर इस तरह का मैंने बताया कि एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो वायरस या बैक्टीरिया जो अटैक होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए डेवलप करते हैं, और एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो हम दूसरी बार भी उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये थी इननेट इम्यूनिटी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ तक रिवाइज करिए, आगे देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये 2 तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक इसमें क्या आती है, एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होती है पैसिव। एक क्या होती है, पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है ये हमारी बॉडी में डेवलप होती है, और ये आउटसाइड ऑफ बॉडी से डेवलप होती है। ये कहाँ, आउटसाइड, ये इनसाइड बॉडी, ठीक है। ये इट इज नॉट इमीडिएट, इट टेक्स प्लेस इमीडिएट, ये इमीडिएट डेवलप होती है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, शॉर्ट पीरियड की रहती है, शॉर्ट पीरियड की रहती है, ठीक है। ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है और ये शॉर्ट पीरियड। तो ये इनसाइड बॉडी के अंदर ये डेवलप होती है। और एक्टिव इम्यूनिटी में जैसे हमने कोई वैक्सीन लगवाया, ठीक है, इम्यूनिटी के लिए हमने कुछ इंजेक्ट कराया, और क्या हुआ कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है, इनसाइड बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। और इसमें लेकिन हमने एक्वायर्ड किया हुआ है इसको, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्टिव हमारी बॉडी में डेवलप हो गई है, ठीक है। इनसाइड इसको टाइम लगता है, मतलब इमीडिएट नहीं डेवलप होती, और ये आउटसाइड से हम इसको लेते हैं, ठीक है। और ये इमीडिएट नहीं होती है, और ये शॉर्ट पीरियड की रहती है, जब तक उसका प्रभाव रहता है तब तक वो रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगा। तो ये शॉर्ट पीरियड की जो रहती है पैसिव, और आउटसाइड से इसको हम रहते हैं, इसको इसलिए हम कहते हैं क्या, पैसिव फॉर्म में रहती है, और ये एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में रहती है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। तो ये इस तरह से आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 देखे, एक्टिव और पैसिव। कौन कौन से, एक्टिव है, पैसिव। एक्वायर्ड में एक्टिव और पैसिव 2 मैंने बताया आपको। तो एक्टिव जो रहते हैं एक्चुअल में क्या रहते हैं, एक्टिव में ये अपनी बॉडी में सेल्फ डेवलप होते हैं। एक्टिव जो रहते हैं अपनी बॉडी में सेल्फ डेवलप होते हैं। सपोज जैसे आपको कोई डिसीज हुई, आपको चिकन पॉक्स हुआ, तो चिकन पॉक्स जब हुआ तो आपने जो मेडिसिन ली, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज अपने आप डेवलप हो रही है, ठीक है। आपने बाहर से एक्वायर नहीं किया है, आपको एक बार डिसीज होगी, उसके बाद सेकेंड टाइम आपको वो डिसीज से आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये एक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में डेवलप होगा। और इसमें हम बाहर से क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं पैसिव में, आउटसाइड से, और इमीडिएट हमको करवाना पड़ता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, जब तक वैक्सीन का इफेक्ट आएगा तब तक ये रहेगी, तब तो इसको कहते हैं पैसिव, ठीक है। इसमें भी एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है, इसमें भी एक नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है, ये 2 तरह से होती है। तो इस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव
एक्टिव में हमारी बॉडी में सेल्फ डेवलप होती है एंटीबॉडीज वगैरह, और इसमें पेशी में हम बाहर से वैक्सीनेशन करवाते हैं। एक बार इसमें इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद वो फिर से उसका इन्फेक्टिव प्रभाव नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें हमको वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है पैसिव फॉर्म में, आउटसाइड बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो ये इमीडिएट होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो कभी कोई डिफरेंस आता है एक्टिव पैसिव में इम्यूनिटी में, तो ये पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है, फुल क्वेश्चन इम्यूनिटी का। कभी नेट के लिए आता है, कभी एक्वायर्ड के लिए आता है, कभी दोनों पूछ लिए जाते हैं, कभी सिर्फ एक्टिव पैसिव में डिफरेंस पूछा जाता है। तो इम्यूनिटी का एक क्वेश्चन बनता है जो आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, वैक्सीनाइजेशन के बारे में देख लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो ये तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।